गुड मॉर्निंग क्लास। जय हिंद सभी को। आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज आप लोगों के करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी। ठीक है, आज करंट की क्लास है जिसमें हम G20 समिट पढ़ने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं पूरी है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर बता दीजिए कि आप लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जिससे कि हम लोग आगे क्लास को कंटिन्यू कर सके। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले G20 समिट। आप लोगों ने न्यूज में, ठीक है, न्यूज़पेपर्स में अभी बहुत दिन से इसके बारे में सुन रहे होंगे, है ना। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार की प्रेसिडेंसी हमारे इंडिया के पास थी। ठीक है, तो चलिए आज इस बारे में जानते हैं। G20 क्या है, इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है क्या रही है, ठीक है, इसे हमें क्यों पढ़ना है, सारी चीजें आज इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। गुड मॉर्निंग एपी राय जी। ओके, चलिए सभी लोग आ गए हैं। सभी लोग आ गए हैं तो हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं हम G20 की। ठीक है, तो G20 है क्या और ये इसकी प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया के पास आई है, तो इसका प्रभाव हमारे देश पर क्या पड़ने वाला है। ठीक है, क्या क्या सारी चीजें होने वाली हैं आगे, है ना, क्या है ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में आज पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं हम G20 समिट 2023 की। आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2023 की जो प्रेसिडेंसी है वो हमारे पास है ना। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि 19 कंट्रीज जो इसमें इंक्लूड है। ठीक है, 19 कंट्रीज, और अब ये जो G20 है ये G21 बन गया है। ठीक है, एक और अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हो गया है। आप लोग सभी इसके बारे में जानते होंगे बहुत अच्छे से, है ना। तो चलिए आगे हम बात करते हैं G20 के बारे में। सबसे पहले आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा G20 का लोगो, जो आप लोगों को स्क्रीन में आप लोग देख पा रहे हैं, ये G20 का लोगो है ना। सबसे पहले हो सकता है आप लोगों ने इतना सारा इसके बारे में पढ़ लिया हो, कहाँ हुई है, कौन से नंबर की है, कौन कौन आए थे, कौन कौन प्रेसिडेंट है, ये सारी चीजें। ठीक है, लेकिन हो सकता है आपसे एग्जाम्स में ये पूछ ले कि G20 के लोगो में क्या क्या है या कितने कलर्स हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम, इसमें 4 कलर्स हैं, है ना। यदि आपसे पूछे कि G20 के लोगो में कितने कलर हैं, तो इसमें 4 कलर्स है। देखिए, ये जो केसरिया, ठीक है, ग्रीन, और ये जो स्काई ब्लू है, ठीक है, व्हाइट, ठीक है, ये सारे कलर्स हैं। कितने? 4 कलर्स है। यदि आपसे पूछे कि G20 के लोगो में कितने कलर्स हैं, तो देयर इज 4 कलर्स। ओके, ठीक है। बात करते हैं इसमें किस किस चीजों की आकृति है ना। तो जो हम 20 का जो 0 लिखते हैं उसको हमने अर्थ से डिनोट किया है। ये क्या है? ये हमारा अर्थ है। ठीक है, अर्थ से डिनोट किया है। और इसमें कमल की पंखुड़ियां हैं। ठीक है, कमल बना हुआ है। ठीक है, लोटस। ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि इसमें क्या क्या है। G20 में 4 कलर्स हैं। ठीक है, और पृथ्वी बनी हुई है और लोटस बना हुआ है। ठीक है, ये लोगों के बारे में इतनी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। आगे एक इमेज में आप लोगों को और दिखाती हूँ। ये इमेज आप लोगों को दिख रही होगी जहां पर मोदी जी खड़े हुए हैं। यहाँ से मोदी जी ने जितने भी गेस्ट आए हुए थे हमारे यहाँ दिल्ली में, वहां जितने भी गेस्ट आए हुए थे यहाँ से इन्होंने इनका वेलकम किया था। ठीक है, आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कई बार। ये जो मोदी जी के पीछे ये जो बना हुआ है, ये क्या है आप लोगों को पता है? ये ये वो चक्र है जो कि कोणार्क सूर्य मंदिर में बना हुआ है। ठीक है, जो भी आप लोग यदि वहां से हैं और या तो आप वहां पर गए हुए हैं तो आप लोगों को पता होगा ये किसका चिन्ह है। कोणार्क। ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर का ये जो
सर्कल जैसा ये बना हुआ दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पर, है ना? उड़ीसा में है, बिल्कुल उड़ीसा में है, कोणार्क सूर्य मंदिर, है ना? ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं, इसे हम ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं। आप लोगों को मुझे ये बताना है, देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, इसलिए हम एक-एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को मुझे ये बताना है कि इसका निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बिल्कुल, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में, या आप जो भी एग्जाम्स देते हैं उसमें पूछा जा सकता है ना? तो हमको एक भी चीजें नहीं छोड़नी है, सारी चीजें कवर कर लेनी है इस लेक्चर में। ठीक है, चलिए, बहुत सारी समिट भी हुई हैं, पूरे 1 साल की प्रेसिडेंसी ये हमारे पास थी, जिसमें से बीच-बीच में बहुत सारी समिट्स अलग-अलग सिटीज़ में हुई हैं। तो वो सारी जो समिति जो बना था, है ना? वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? जो भी वहाँ पर समिट्स हुई हैं, वो सारी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, जो भी बैठक हुई हैं। उसमें से कुछ ही इम्पोर्टेंट है, जैसे हेल्थ वाली कुछ इम्पोर्टेंट है, या फर्स्ट फर्स्ट जो भी हुई है, ठीक है? वो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। ओके। नरसिंहदेव वर्मन, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है शिव जी आपका आंसर, है ना? नरसिंहदेव ने इनका निर्माण करवाया था। चलिए, हम बात करते हैं, हमने इसके लोगो की बात कर ली, ठीक है? जो वेलकम गेट था, इसके बारे में बात कर लिया हमने, है ना? चलिए, आगे हम बात करते हैं G20 के बारे में। देखिए, बात करते हैं G20, G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20, ग्रुप ऑफ 20, लेकिन अब ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ 21, ये हो जाएगा ग्रुप ऑफ 21, दैट इज G21। ओके, क्योंकि इसमें एक नया यूनियन शामिल हो गया है ना? इसका नाम है अफ्रीकन यूनियन, ठीक है? क्या नाम है इसका? अफ्रीकन यूनियन, जिसे हम शॉर्ट में एयू कहते हैं। ऑलरेडी इसमें 19 कंट्रीज थी, ठीक है? ऑलरेडी इसमें 19 कंट्रीज थी, प्लस 1 यूनियन था जिसका नाम था ईयू, जिसे हम शॉर्ट में ईयू बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन। अब एक और जुड़ गया है जिसे हम एयू बोलते हैं, जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन, ठीक है? बात करते हैं ग्रुप ऑफ 20 की। तो जो G20 है, इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है ना? आप लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे तो सुन लीजिए। जुलाई 1997 में एशियाई वित्तीय संकट चल रहा था, है ना? आप लोगों ने इसके बारे में पता नहीं सुना है या नहीं? तो जुलाई 1997 में एशियाई वित्तीय संकट चल रहा था, तो कुछ कंट्रीज थी, ठीक है, लाइक थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर लिया। अवमूल्यन क्या होता है? अवमूल्यन वो होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, $1 आता है 80 रुपए में, मान लीजिए, है ना? $1 आता है 80 रुपए में। कुछ समय बाद ऐसा होता है कि वही जो है 80 रुपए में ना आकर 100 रुपए देने पड़ रहे हों। मान लीजिए हमें $1 चाहिए, तो हमें 80 रुपए ना देकर 100 रुपए देने पड़ रहे हों, है ना? तो इससे क्या हुआ? हमारे जो भारत की मुद्रा है ना? रुपए की वैल्यू गिर गई, ठीक है? रुपये की वैल्यू गिर गई और डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। ये होता है मुद्रा का अवमूल्यन। तो बहुत सारी कंट्रीज सबसे पहले स्टार्ट किया, जैसे लाइक थाईलैंड ने, है ना? थाईलैंड ने स्टार्ट किया, तो उसको देखते-देखते थाईलैंड ने, इंडोनेशिया ने, ठीक है, साउथ अफ्रीका ने, ये ऐसे जो कंट्रीज हैं, इन्होंने स्टार्ट कर दिया, अपने देश का जो मुद्रा है उसका अवमूल्यन करने लगे। क्यों करने लगे? इसके पीछे का कारण क्या था? ये चाहते थे कि हमारे देश में एफडीआई जो है ना? जो विदेशी निवेश है ये बढ़े, ठीक है? ये लोग चाहते थे कि विदेशी निवेश, हम अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर देंगे तो विदेशी निवेश, जो बाहरी विदेश के लोग हैं, वो हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन ना ही एफडीआई हुई, ठीक है? ना ही विदेशी निवेश आया, और ना ही उनकी इनकम में वृद्धि हुई, ठीक है? तो उसमें क्या हुआ कि इससे ये लोग पिछड़ गए और, है ना? तो फिर क्या हुआ कि इनकी हेल्प किसने की? इनकी हेल्प करी वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। आप लोगों ने सुना होगा वर्ल्ड बैंक के बारे में, आईएमएफ के बारे में, आगे हम जानेंगे, है ना? ये कुछ वित्तीय संस्थाएँ हैं, है ना? ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये, इसमें भी बहुत सारी कंट्रीज़ शामिल हैं, ठीक है? इसके बारे में भी कभी हम एक लेक्चर में सारी ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने इन कंट्रीज़ की हेल्प करी। आप लोगों को पता होगा G7 के बारे में। अभी हम आगे पढ़ेंगे G7। G7 ऑलरेडी पहले से विद्यमान था, है ना? G7 के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, G7 ऑलरेडी पहले से था, है ना? तो चलिए G7 के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ।
अभी हम लोग इस स्लाइड के बारे में देख लेते हैं क्या क्या चीजें इसमें लिखी हुई है, इसके बाद आगे G7 के बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये जो एशियाई वित्तीय संकट था, इसके चलते ये इसकी पृष्ठभूमि थी, है ना, इसके चलते आगे हमने G20 बनाया। ठीक है, ये जो ग्रुप ऑफ 20 है ये बनाया, ये सारे इसमें जितनी भी कंट्रीज है 19 कंट्रीज, और जो दो यूनियन जुड़े हैं, यूरोपियन और अफ्रीकन यूनियन, ये क्या करते हैं, ये सारे लोग एक संगठन में बंधे हुए हैं जो कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिकली एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मोटे मोटे तौर पर आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसकी स्थापना कब होती है, तो 1999 1999 सन 1999 में G20 की स्थापना होती है। मुख्यालय की बात करते हैं, देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। ओके, ठीक है, इसका कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस या हेडक्वार्टर नहीं है, बिकॉज इसकी जो प्रेसिडेंसी है रोटेशनल फॉर्म में चलती है। कैसे चलती है, इसमें चलता है ट्रोइका। ट्रोइका क्या होता है, आप लोगों ने ट्रोइका के बारे में बहुत सुना होगा, है ना। ट्रोइका एक्चुअली में ये है तो एक व्हीकल जिसमें 3 हॉर्स होते हैं, है ना, इसी के नाम पर हमने ट्रोइका रखा हुआ है। ट्रोइका में ऐसा होता है लाइक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, कि पास्ट में किसने प्रेसिडेंसी करी, प्रेजेंट में कौन कर रहा है, इन फ्यूचर में कौन करेगा, ये होता है ट्रोइका। ठीक है, रोटेशनल फॉर्म में चलता है, एक के बाद एक प्रेसिडेंसी ये लोग लेते जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका कोई भी अध्यक्ष या कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, राइट। चलिए, तो हेडक्वार्टर नहीं है, अध्यक्ष नहीं है ना। चलिए आगे बात करते हैं, इसका पर्पस क्या है, तो मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना। आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को अभी G7 के बारे में बताया। जो G7 है, G7 में 7 कंट्रीज थी। ठीक है, तो जो 7 कंट्रीज थी सारी सारी ही विकसित थी, लाइक जर्मनी, इटली, कनाडा, है ना, ये सारी जितनी भी कंट्रीज थी G7 में, ये सभी विकसित थी। अब सारी विकसित विकसित कंट्रीज ने एक संगठन बना लिया। तो अब ऐसी कंट्रीज जो कि विकासशील हैं या फिर उनकी इनकम इनसे कम है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, है ना। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एक अपना संगठन बनाया जिसको हम बोलते हैं G20, है ना। जो कम इनकम वाले हैं, जो मध्यम आय वाले हैं, इन लोगों ने अपना एक संगठन बनाया जिसे हम G20 के नाम से आज जानते हैं। तो आई होप आप लोगों को इसकी पृष्ठभूमि समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये जो G20 है, वैश्विक आर्थिक एजेंडा, है ना, दुनिया की 2/3 आबादी है। ठीक है, कितनी है, दुनिया की 2/3 आबादी है इसमें, मतलब जो 19 कंट्रीज हैं और जो 2 यूनियंस हैं, इनको सभी को मिला के जो ऑल ओवर दुनिया में जितने लोग हैं, जितनी आबादी है, उसका 2/3 है। ठीक है, 2/3 है, दैट इज 66% अप्रोक्सीमेटली, 66%। ठीक है, वैश्विक जीडीपी का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका कितना है, 85% है, जो कि एक अपने आप में बहुत ही बड़ा परसेंटेज है। वैश्विक व्यापार का, ठीक है, ट्रेड का कितना है, 75% ट्रेड का है। तो आप लोगों को ये इसे याद रखना चाहिए, कितने कितने परसेंट, एक मोटे मोटे तौर पर आप लोग याद रख सकते हैं कि जीडीपी का 85%, वैश्विक व्यापार का 75%, और यदि आबादी की बात करें तो 2/3। ठीक है, दैट इज 66%। राइट, समझ में आया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, पहला सम्मेलन की बात करते हैं। आप लोगों को पता है सम्मेलन और शिखर सम्मेलन में क्या अंतर होता है। आप लोगों ने सम्मेलन के बारे में सुना होगा, शिखर सम्मेलन के बारे में सुना होगा। ये जो हमारे यहाँ हुआ, ये शिखर सम्मेलन था, है ना। सम्मेलन में नॉर्मल मिनिस्टर्स या जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो शामिल हो जाते हैं, लेकिन ये जो शिखर सम्मेलन है, इसमें राष्ट्रों के अध्यक्ष शामिल होते हैं, है ना। जो कि कब से हुआ, 2008, नवंबर 2008 से, है ना, ये राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। पहला शिखर सम्मेलन नवंबर 2008 में, जबकि पहला सम्मेलन दिसंबर 1999 में जर्मनी के कैपिटल बर्लिन में। ओके, ठीक है, तो पहला सम्मेलन जर्मनी के बर्लिन में 1999 दिसंबर में, और जो शिखर सम्मेलन जहां पर राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए, ठीक है, जहां पर राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए हैं, वो कब हुआ है, 2008 नवंबर में। ओके, चलिए, ये वेलकम गेट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है ना। चलिए आगे देखते हैं हम।
अब हम बात करते हैं किसके बारे में, इसकी मेंबर कंट्रीज के बारे में। तो मेंबर कंट्रीज के बारे में मैं आप लोगों को इतने अच्छे से बता दूंगी कि आप लोग या तो इमेज देखकर याद कर सकते हैं, है ना, या आप लोग जो भी ट्रिक बनाना चाहें, बाकी एलिमिनेट के लिए पूछ सकते हैं। जैसे वनडे एग्जाम्स में यदि कोई आप लोगों को क्वेश्चन आ जाए मेंबर कंट्रीज से, तो आपको 4 कंट्रीज देगा वो, है ना। 4 कंट्रीज देने के बाद कोई एक कंट्री अलग दे देगा, है ना, और पूछेगा आप लोगों से कि ये है या नहीं है। सॉरी। चलिए, इमेज देख लीजिए आप लोग, इसमें आप लोगों को सारी मेंबर कंट्रीज मिलेंगी। चलिए, चलिए ठीक है, देखते हैं जो मेंबर है ना, मेंबर कंट्रीज। देखिए, बात करते हैं हम, ये वाली जो इमेज है इसमें आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है ना। देखिए, G7 का अलग इसमें दिखा रहा है, G8, G20। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं G7 की। G7 ऑलरेडी पहले से था। G7 की स्थापना 70 के दशक में हुई थी, ठीक है। G7 की स्थापना कब हुई थी? 70 के दशक में हुई थी, और इसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी, ठीक है। इंग्लिश में, ओके। हाँ, मैं ट्राई कर रही हूँ अंजू जी बिल्कुल इंग्लिश में बोलने के लिए। आगे चीजें भी जो भी हमने स्लाइड लिया है उसमें इंग्लिश में हिंदी में दोनों में है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। चलिए, बात करते हैं हम G7 की। तो G7 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इसमें सारी विकसित कंट्रीज थी, ठीक है। तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, है ना, इंग्लैंड, और यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये 7 जो विकसित देश हैं, ये सारे विकसित विकसित देश एक इन्होंने अपना एक संगठन बना लिया, जिसे हम G7 के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसकी पहली बैठक मैंने आप लोगों को बताया कब हुई थी, 1975 में हुई थी, और इसकी स्थापना 70 के दशक में हुई। कुछ टाइम बाद चलकर 1997 के आसपास इसमें ऐड होता है रशिया, ठीक है। ये जो रशिया आप लोगों को दिख रहा है, तो ये इसमें ऐड होता है कौन? रशिया। तो ये G7 से G8 हो जाता है ना। लेकिन 2014 में ये हट जाता है, ठीक है। 2014 में ये हट जाता है, तो ये फिर से G7 हो जाता है, और अभी तक ये G7 ही है, ठीक है। तो रशिया के बारे में आप लोगों को पता चल गया, कब ये G8 बना, कब ये G7 था, है ना। अब फिर से ये G7 बन गया है। अब ये सारी कंट्रीज G20 में शामिल है ना। इसलिए हमने इस तरीके का इमेज लिया ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाए। ये सारी कंट्रीज, और ये जो अलग से लिखी हुई है, देखिए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज हैं, ठीक है। 27 कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन में खुद में, इसलिए इसको एक पूरा यूनियन है, तो इसलिए हम इसको एक ही गिनते हैं, है ना। फिर इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, और तुर्की। एक और कौन सा बचा? बताइए, एक और कौन सा बचा? दैट इज एयू, अफ्रीकन यूनियन, जो कि अभी ऐड हुआ है नया नया। अब जो नेक्स्ट इसकी अध्यक्षता करने वाला है ब्राजील, फिर वहां पर G20 नहीं, G21 होगा, ठीक है। जो भी समिट होगी वो G21 समिट होगी, बिकॉज एयू इसमें शामिल हो गया है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया, G7 पहले जो विकसित कंट्रीज थी ये इसमें शामिल हो गई, है ना। अब कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी आय मध्यम है, ठीक है, कम इनकम वाली कंट्रीज, वो भी इसमें शामिल हो गई आते आते, ठीक है। G20 का इन्होंने एक ग्रुप बनाया जो कि इकोनॉमिकली एक दूसरे को हेल्प करते हैं, राइट। चलिए, रशिया इसमें शामिल नहीं है, ये हट गया है, आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। चले, कोई दिक्कत? तो आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हम कि कौन सा एडिशन था। इस बार हमारा जो प्रेसिडेंसी हमारे पास रही है, इसमें जो 2023 में कौन सा एडिशन था, तो 18th एडिशन था, है ना। 18th एडिशन था, और पूरे साल भर हम इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो कब से कब तक? 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 दिसंबर 2023 तक। देखिए, 9 से 10 तक ये जो समिट चली हमारी न्यू दिल्ली में, कहाँ पर चली? न्यू दिल्ली में, है ना, न्यू दिल्ली में चली। तो इसकी जो अध्यक्षता है ये अभी एंड नहीं हुई है, ये कब एंड होगी? 30 नवंबर
30 नवंबर 2023 को इसकी जो प्रेसिडेंसी है हमारे पास से हट जाएगी। कब से थी? 1 दिसंबर 2022 से थी और 30 नवंबर 2023 तक ये चली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम आगे बात करते हैं। और इस 1 साल के अंदर, इस 1 साल के भीतर जितनी भी इसमें बैठक हुई है ना? बहुत सारी बैठक हुई है, लगभग 60 सिटीज में ये बैठक हुई है। ठीक है, लगभग 60 सिटीज में, हो सकता है आप लोगों से पूछे। ठीक है, लगभग 60 सिटीज में ये बैठक हुई है। 21st कंट्री जो है अफ्रीकन यूनियन, मैंने बताया भोलेनाथ पांडे जी आपको, अफ्रीकन यूनियन। अभी मैं इसके बारे में आपको और आगे बताने वाली हूँ, है ना? ठीक है, इसके बारे में अभी हम और देख लेंगे। ईयू और एयू, ये दोनों यूनियन के बारे में आगे हम देखेंगे। ठीक है, एडिशन कौन सा था? 18th एडिशन था, न्यू दिल्ली में हुआ था। पूरे साल भर की जो हमारी प्रेसिडेंसी कब से स्टार्ट हुई थी? 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। ठीक है, चलिए, तो समाप्त कब होने वाली है? 30 नवंबर 2023 को ये समाप्त होने वाली है। अब हम इसके बाद हम बात करने वाले हैं, देखिए इंग्लिश में भी आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ये यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है, तो जो भी इंग्लिश वाले हैं उनको कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहना है ना? चलिए, इसके बाद हम बात करने वाले हैं ट्रोइका की, जो कि मैंने आप लोगों को अभी फर्स्ट में ही बताया है। ट्रोइका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में किसके पास प्रेसिडेंसी होती है उसे हम ट्रोइका बोलते हैं। ओके, चलिए मैं आप लोगों को एक इमेज दिखाती हूँ। ये आप लोगों को दिख रही है आपकी स्क्रीन पर, ये जो इमेज है ना? देखिए 2022 में इंडोनेशिया, किसने? इंडोनेशिया। 2022 में इंडोनेशिया ने 17th एडिशन था इनके यहाँ पर, 17th एडिशन इंडोनेशिया ने 2022 में प्रेसिडेंसी ली थी। प्रेजेंट में कहाँ है? इंडिया के पास है 2023 में, दैट इज 18th एडिशन। ओके, 19th एडिशन कहाँ होने वाला है? तो जो ब्राजील है, ब्राजील में होने वाला है 2024 में, है ना? जो कि 19th एडिशन होने वाला है। ओके, 19th, 17th इंडोनेशिया, 18th इंडिया और 19th ब्राजील। आप लोगों ने इमेज में देखा होगा, या तो आप लोग, यदि आप लोगों ने न्यूज देखी होगी, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, वो ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं उनको एक कुछ हैमर टाइप का चीज था, वो दे रहे थे, मतलब कि प्रेसिडेंसी उनके हाथ में दे रहे थे कि भाई अगले साल जो है आप लोगों को प्रेसिडेंट बनना है इसका, है ना? तो ब्राजील के पास अगले साल की प्रेसिडेंसी है। ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम, और ये अभी कुछ टाइम पहले ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, लूला डी सिल्वा। ठीक है, लूला डी सिल्वा इनका नाम है। इनको हमने प्रेसिडेंसी दे दी है, जो कि 30 नवंबर के बाद से उन्हें प्राप्त हो जाएगी, है ना? ठीक है, तो ये जो ट्रोइका है, ये टर्म आप लोगों को याद रखनी है, ट्रोइका। ट्रोइका, ठीक है, ये टर्म आप लोगों को याद रखनी है। ये 3-3 के पेयर में होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वाला। ठीक है, तो आप लोगों को अब ये जो ब्राजील में तब होगा, तब ये जो इंडोनेशिया है वो हट जाएगा। ठीक है, तो इंडिया जो है वो पास्ट में आ जाएगा, ब्राजील प्रेजेंट पे, और नेक्स्ट जो जहां पर भी होगी वो वाली कंट्री का नाम आ जाएगा, है ना? चलिए, इतना समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए यही चीजें हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 17th एडिशन इंडोनेशिया, 18th एडिशन इंडिया और 19th एडिशन जो होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? ब्राजील में होने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम इसके थीम की। ठीक है, कौन सी थीम थी, क्या थीम रही इसकी? देखिए G20 की जो 2023 की थीम थी, ये थी वसुधैव कुटुंबकम, है ना? वसुधैव कुटुंबकम, या फिर एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। इंग्लिश में है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम, है ना? वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसे हमने महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया है। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, आप लोगों ने पता चला आप लोगों ने थीम पढ़ लिया, सारा कुछ पढ़ लिया, आपसे पूछ रहा है कि जो थीम है वो कहाँ से ली गई है? तो प्राचीन संस्कृत पाठ महाउपनिषद से ली गई है ना? महाउपनिषद, उपनिषद आप लोगों को पता है क्या होते हैं? उपनिषद, है ना?
उप का मतलब होता है समीप, ठीक है, उप का मतलब होता है समीप, और निषद का मतलब होता है बैठना, ठीक है, उप का मतलब होता है समीप और निषद मतलब होता है बैठना, मतलब समीप बैठकर जो ज्ञान लिया जाए, ऐसा ज्ञान जो समीप बैठकर, गुरु के समीप बैठकर लिया जाए, उसे हम उपनिषद बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो महाउपनिषद है इससे हमने लिया है वसुधैव कुटुंबकम, है ना। चलिए, हाँ बिल्कुल, गुरु के पास बैठना और ज्ञान प्राप्त करना, है ना। चलिए, इसकी थीम हो गई। आप लोग अब मुझे बताइए, इसमें कुछ कंट्रीज को हमने इनवाइट किया है, ठीक है, इंडिया ने इस बार कुछ कंट्रीज को इनवाइट किया है। कितनी कंट्रीज इनवाइट की है, आप लोगों को पता है कितनी कंट्रीज इनवाइट किए हैं हमने? तो 9 कंट्रीज, है ना, 9 कंट्री हमने इनवाइट करी है, ठीक है, जिसमें बांग्लादेश शामिल है और भी ऐसी कंट्रीज हैं, ठीक है। तो कितनी है, आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, 9 कंट्रीज को हमने आमंत्रित किया है, और एक कंट्री का नाम ऐसा है जो कि परमानेंट, मतलब कि ऐसी कंट्री है जिसे हमेशा बुलाना ही पड़ेगा, है ना, स्थायी सदस्य है वो, सदस्य तो नहीं, स्थायी आमंत्रित सदस्य है, ठीक है, स्थायी आमंत्रित सदस्य है। उस कंट्री का नाम आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, कौन सी कंट्री है जो कि स्थायी आमंत्रित सदस्य है, जिसे हर जितनी भी समिट होंगी उसमें बुलाना ही पड़ेगा, बताइए। हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, ये क्वेश्चन बन जाए, जल्दी से बताएंगे कौन सी कंट्री है? तो वो है स्पेन, ठीक है, स्पेन। स्पेन जो है स्थायी आमंत्रित सदस्य है ना, इस बार भी आया था, अगली बार भी आएगा, और पिछली बार भी आया था, और हमेशा आएगा, स्थायी आमंत्रित सदस्य है ये। इसका नाम आप लोगों को याद रखना है ना। स्पेन की कैपिटल बताइए जल्दी से, किसी को पता है स्पेन की कैपिटल क्या है? स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, है ना, स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। तो 9 मेंबर्स ऐसे हैं, है ना, जिन्हें हमने बुलाया है, आमंत्रित सदस्य हैं, और जो कि स्थायी है वो कौन है? स्पेन है, और इसकी कैपिटल है मैड्रिड। ओके, चलिए, बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं, आप लोगों ने इसी में सुना होगा दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में, है ना, दिल्ली घोषणा पत्र के बारे में। एक घोषणा की गई है ना, इसमें एक प्रस्तावना दी गई है, और इसमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं जिसमें हमें आगे काम करना है, ठीक है, वो क्या-क्या है वो हम आगे देखने वाले हैं, है ना। चलिए, चलिए, आपके सामने स्क्रीन पर है नई दिल्ली घोषणा पत्र, है ना। इस घोषणा पत्र देखिए, हम लोग इसे एकदम मोटे-मोटे तौर पर पढ़ रहे हैं, आप लोगों से हो सकता है इससे क्वेश्चन बन जाए, इसमें जो बातें लिखी गई हैं इससे क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है जो कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं, आजकल आप लोगों ने देखा होगा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं, है ना, कि कोई टर्म दे देगा, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए नई दिल्ली घोषणा पत्र के बारे में कौन-सा कथन सत्य है या कौन-सा असत्य है? तो यदि असत्य पूछेगा तो सत्य सत्य वाले दे देगा, एक असत्य होगा, वो आप लोगों को उसमें से चूज करना होगा, है ना। इसलिए हमको ये सारी चीजें इसके बारे में पढ़नी है, कुछ भी चीजें नहीं छोड़नी है ना। चलिए, बात करते हैं हम नई दिल्ली घोषणा पत्र की। इसमें 73 आर्टिकल्स हैं, कितने हैं? 73 आर्टिकल्स हैं। इसमें जो प्रस्तावना है वो क्या है? पृथ्वी के बीच, ठीक है, पृथ्वी के लोगों के बीच शांति और समृद्धि की दिशा में काम, मतलब कि लोगों के बीच समन्वय बनाए रखना, उनका समावेशी विकास करना, है ना, समृद्धि की दिशा में काम करना, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी, दैट इज कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी। कैसे हम आगे उन्हें ले जा सकते हैं, उनके बीच शांति बना सकते हैं और उनका सहयोग कर सकते हैं, ये इसकी प्रस्तावना है, ठीक है। चलिए, आगे हम बात करते हैं कि इस घोषणा पत्र में आगे क्या-क्या बात कही गई है, क्या-क्या लिखा गया है, ये सारी चीजें हमें देखनी है, ठीक है। बात करते हैं घोषणा पत्र की, इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, इस घोषणा पत्र में मजबूत, संतुलित, समावेशी, टिकाऊ विकास करने की बात कही गई है। मजबूत, है ना, कि जो भी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं,
तो वो मजबूत हो, स्ट्रांग हो, संतुलित हो, स्टेबल हो। समावेशी मतलब समावेशी विकास बोले तो सभी का विकास हो, ठीक है, जो भी आप विकास कर रहे हैं टिकाऊ हो। समावेशी विकास मतलब सभी का, आपके समाज के प्रत्येक वर्ग का विकास हो, ठीक है। सेकेंड है एसडीजी से जुड़े कामों में तेजी लाना। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मैंने आप लोगों को कई बार लेक्चर्स में भी बताया है इसके बारे में। एसडीजी सतत विकास लक्ष्य जिसे हम बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। टोटल कितने हैं जल्दी से बताइए, कितने हैं और फर्स्ट कौन सा है, ठीक है, जल्दी से बताइए। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि एसडीजी के बारे में, इसमें कुछ लक्ष्य रखे गए हैं, है ना, इसमें कुछ गोल्स हैं जिसे हमें अचीव करने हैं। कौन कौन से गोल्स हैं, आप लोगों को कुछ पता है इसके बारे में, बताएंगे जिन्हें भी पता हो। एसडीजी टोटल कितने हैं आप लोग ये मुझे बता दीजिए कि कितने हैं टोटल एसडीजी गोल्स, कितने गोल्स हमने रखे हैं जिन्हें हमें पूरा करना है, जिन्हें हमें कंप्लीट करना है, किसी को पता है? जल्दी से बताइए जिन्हें भी पता हो, किसी को पता है एसडीजी कितने हैं? 5 तो नहीं है शिव जी, इसमें है 17 गोल्स, है ना, बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है। इसके बारे में डिटेल में एमपीपीएससी, यूपीएससी, पीसीएस एग्जाम्स में पूछा जाता है, लेकिन जो मोटे मोटे तौर पर कुछ मेन की पॉइंट्स है वो सारी चीजें हमें याद रखना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है 17 गोल्स हैं, ठीक है, 17 लक्ष्य रखे गए हैं जिन्हें हमें प्राप्त करने हैं और जल्दी से जल्दी से पूरा करना है। फर्स्ट कौन सा है, तो पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी मतलब गरीबी, ठीक है, पॉवर्टी, इसे हमें जल्दी से जल्दी खत्म करना है हमारे देश पे, है ना। पॉवर्टी है, हंगर है, ठीक है, भुखमरी है, और बहुत सारी चीजें कि ग्रीन एनर्जी को कैसे बढ़ावा देना है ना, उसे कैसे बढ़ाना है, और पॉवर्टी कैसे कम करनी है, खत्म करनी है, और क्या सारी चीजें, देखिए इसमें 17 गोल्स हैं, बहुत सारी है। किसी दिन हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे करंट में यदि इसके बारे में आता है तो मैं आप लोगों को पूरे गोल्स पढ़ा दूंगी, है ना। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। टोटल 17 है और फर्स्ट कौन सा है, पॉवर्टी, ठीक है, गरीबी। चलिए अगला है हरित विकास पर समझौता, ताकि विश्व भविष्य में सतत विकास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। हरित विकास मतलब जो भी चीजें हैं, हरित विकास मतलब नेचुरल वाली चीजें, ग्रीनरी वाली चीजें, है ना, इसको हमें बढ़ावा देना है, ठीक है। चलिए जैसे कि अभी हम जो पेट्रोल डीजल यूज करते हैं, अभी उसमें इथेनॉल मिलाने की बात कही जा रही है, ठीक है। इथेनॉल जो इसका जो एक इनिशिएटिव है, ये यहीं पर G20 में ही इंडिया ने स्टार्ट किया है, ठीक है, बायोफ्यूल करके, है ना, बायोफ्यूल अलायंस करके इसने स्टार्ट किया है इंडिया ने, जिसमें और भी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, शामिल हो रही हैं। उसमें जो बायोफ्यूल है, देखिए मैं बताती हूँ आपको, इसका नाम है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है, इसका नाम है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, है ना, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इसका नाम है, ठीक है। इसमें क्या बात कही गई है कि पेट्रोल में 20%, पेट्रोल में 20% इथेनॉल आपको मिलाना है ना, 20% इथेनॉल आप लोगों को मिलाना है। और ये इनिशिएटिव यही पर किसने स्टार्ट किया है, इंडिया ने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन बन सकता है कि किसने इसे स्टार्ट किया है G20 में, तो इंडिया ने, है ना, किसने किया है, इंडिया ने स्टार्ट किया है। और बहुत सारी कंट्रीज फिर हमसे जुड़ती जा रही हैं, और सारे जब ये जुड़ जाएंगे तो हम इसमें यही करेंगे कि पेट्रोल को 20% इसमें इथेनॉल मिलाएंगे, है ना, जिससे कि पॉल्यूशन कम हो, और भी सारी चीजें इसमें रखी गई हैं, है ना, और भी सारे लक्ष्य हैं जो कि हमें ग्रीनरी की ओर ले जाते हैं, है ना। ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल वाली चीज है, ठीक है। हरित विकास पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है, ताकि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि 17 गोल्स हैं, ये हम प्राप्त कर सकें, ठीक है। जो हमने गोल्स रखे हैं, भुखमरी को खत्म करना, हंगर को खत्म करना, है ना, ग्रीन एनर्जी को जो हमें चाहिए है, ग्रीन एनर्जी हमें पूरी तरीके से मिल पाना, ये सारी चीजें इसमें कंप्लीट हो सके, है ना। चलिए 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान,
है ना। 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान मतलब जो बहुपक्षीय बोले तो बहुत सारे पक्ष जिसमें हो, बहुत सारे कंट्रीज जिसमें शामिल हो, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को बनाना, ठीक है। चलिए, जो कि एक दूसरे का सहयोग कर सके। आगे हम बात करते हैं डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और तकनीकी का आदान प्रदान, ठीक है। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और तकनीकी का आदान प्रदान मतलब कि जो भी अलग अलग कंट्रीज है, आप लोगों को पता है आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बिल्कुल आप को एक जगह बैठना है, आगे वाले समय में तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, एक जगह बैठे रहेंगे, आपको सारा काम हो जाएगा, है ना। इस तरीके की टेक्निक्स विकसित की जा रही हैं। तो ये जो भी टेक्निक्स है, ये एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करना, साझा करना, है ना, जिससे कि सभी देशों का विकास हो सके, जो कि विकासशील देश है वो विकसित श्रेणी में आ सके। अंतरराष्ट्रीय टैक्सेशन, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना और लैंगिक समानता लाना, ठीक है। महिलाओं को सशक्त करना, लड़कियों को सशक्त करना से मतलब तात्पर्य यह है कि उन्हें एजुकेशन देना, है ना, उन्हें एजुकेशन देना, ठीक है। एजुकेशन देंगे तो आप लोगों को पता है, यदि आप लोग एजुकेटेड होंगे तो आप लोगों को चीजों के बारे में नॉलेज होगा, आपकी समझ विकसित होगी और आप लोग बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझ पाएंगे, अपने प्रति जो भेदभाव होते हैं उन्हें भी रोक पाएंगे, है ना, अपने लिए अपनी लड़ाई खुद लड़ पाएंगे, ठीक है। यह है लड़कियों को सशक्त बनाना या महिलाओं को सशक्त बनाना। एजुकेशन की बात हमने करी है तो आप लोगों ने एक सुना होगा, क्या था वो प्रोजेक्ट था ऑपरेशन क्लैप, ठीक है। ऑपरेशन क्लैप के बारे में आपने सुना होगा, कहां पर चलाया गया, आप लोगों को पता है ऑपरेशन क्लैप के बारे में, है ना। जल्दी से बताइए, किसी को पता है ऑपरेशन क्लैप के बारे में। ये उत्तराखंड में चलाया गया, ठीक है। उत्तराखंड में चला गया फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए ऑपरेशन क्लैप चलाया गया है। इसलिए एजुकेशन की बात आई थी इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया, ये चीजें आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन के लिए चलाया गया है, कहाँ चलाया गया है, उत्तराखंड में। अब इसको याद रखने की ट्रिक मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग कैसे याद रखेंगे। क्लैप मतलब क्या होता है, ताली बजाना, ठीक है। क्लैप करना मतलब ताली बजाना। अब सबसे ज्यादा ताली हम कहाँ बजाते हैं, हम जाते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ और ये सारी जगह पर जाते हैं। केदारनाथ, है ना, कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, तो हम वहां जाकर क्या करते हैं, ताली बजाते हैं, दैट इज क्लैप, ठीक है। ताली बजाना मतलब क्लैप, तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। और ये भी याद रख सकते हैं कि पहाड़ी इलाका है भाई, वहां के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो पढ़ने के लिए, पढ़ाई के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वहां पर ये जो है ऑपरेशन क्लैप चलाया जा रहा है, ठीक है, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, है ना। ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। लैंगिक समानता लाना, लैंगिक समानता मतलब समानता मतलब होता है जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं, है ना। लाइक आप जनरली बेसिकली ये होता है कि नेचुरल सी चीजें हैं कि किसी पुरुष का किसी महिला के प्रति आकर्षण या किसी महिला का किसी पुरुष के प्रति आकर्षण। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी महिला का किसी महिला के प्रति आकर्षण होता है या किसी पुरुष का किसी पुरुष के प्रति आकर्षण होता है ना। तो यदि वो लोग साथ में रहना चाहें, है ना, यदि वो लोग लिव इन में रहना चाहें या शादी करना चाहें, तो कोर्ट ने भी बोल दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि ये कोई अपराध नहीं है, इट इज योर चॉइस, ठीक है। आप लोगों को जैसा भी रहना हो, तो लैंगिक समानता लाना, ठीक है, जिसे जैसा रहना है वैसे रहने दीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, ठीक है। तो लैंगिक जो समानता है ये अपराध नहीं है ना। चलिए, आगे हम बात करते हैं वित्तीय क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं इनसे निपटना, आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई, है ना, आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई, अधिक समावेशी दुनिया का निर्माण। अब देखिए, आतंकवाद तो आप लोग जानते हैं, है ना। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, तो मनी लॉन्ड्रिंग जो ब्लैक मनी होती है, ब्लैक मनी को व्हाइट किस तरीके से किया जा रहा है ना, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ठीक है। इकोनॉमिक्स वाला जो भी होगा उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आता होगा मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। तो बस आप लोग ये ध्यान में रखिए, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना मनी लॉन्ड्रिंग होता है। अधिक समावेशी दुनिया का निर्माण, जो अधिक समावेशी दुनिया मतलब कि ऐसी दुनिया या ऐसा समाज जिसमें समावेशी बोले तो सभी का विकास हो, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का विकास हो, छोटे से लेके बड़े तक, है ना, गरीब से लेके अमीर तक, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा दिल्ली डिक्लेरेशन, है ना, दिल्ली डिक्लेरेशन।
पत्र, घोषणा पत्र, जिसमें कि कुछ बातें कही गई हैं, है ना? टोटल 73 इसमें आर्टिकल्स हैं। ओके, ये आप लोगों को याद रखना है कि पूछा जा सकता है 73 आर्टिकल्स। आप लोगों को इसकी प्रस्तावना भी बहुत अच्छे से याद रखनी है। प्रस्तावना अलग है और ये सारे जो की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये सारी चीजें अलग है। पृथ्वी के लोगों के बीच शांति और समृद्धि की दिशा में काम करना, ये इसकी प्रस्तावना है। आर्टिकल 73 है इसमें, है ना? और भी इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि हमें पता होनी चाहिए, है ना? केवल आप लोग जो है इसे परीक्षा की दृष्टि से मत पढ़िए, आप लोग इसे नॉलेज की दृष्टि से पढ़िए कि कभी आपसे किसी ने पूछ लिया कि क्या है G20, है ना? अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। अब सभी को ये पता है कि G20 समिट हुई है, प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, लेकिन है क्या ये चीजें, है ना? इसमें क्या-क्या हुआ है, कौन-कौन सी बैठक हुई है, ठीक है? कौन-कौन सी कंट्रीज़ इसमें इंक्लूड है, ये किसी को नहीं पता है। बहुत ही जो जनरल सी बात है, जो पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें पता होगा, है ना? तो आपको सारी चीज़ें इसमें से पता कर लेनी है, कोई भी क्वेश्चन्स आपसे से उठाकर बन जाएगा, है ना? चलिए, आगे हम बात करते हैं। मैंने आप लोगों को बायोफ्यूल के बारे में बता दिया, है ना? बायोफ्यूल, आप लोगों को मैं बताती हूँ एक और चीज़। चलिए। देखिए, बहुत सारी बैठक हुई है, हमें कुछ इम्पोर्टेंट बैठक देख लेंगे हम, ज़्यादा कुछ हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इसमें। चलिए, कहाँ गई बैठक? देखिए, ये बैठक है कुछ, प्रथम रोजगार कार्य समूह की बैठक, ये कहाँ पर हुई है? जोधपुर में हुई है, ठीक है? प्रथम रोजगार कार्य समूह की बैठक जोधपुर में हुई है। प्रथम शिक्षा कार्य समूह, एजुकेशन से रिलेटेड है इसलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, चेन्नई में हुई है, ठीक है? प्रथम शिक्षा कार्य समूह की बैठक चेन्नई में हुई है। पहली सतत वित्त कार्य समूह की बैठक गुवाहाटी, गुवाहाटी कहाँ पर है? असम, असम में हुई है ना? तो आप लोगों को बस 1-2 बार इसे देख लेना है, पढ़ लेना है, ध्यान में आ जाएगा आप लोगों को। कुछ ट्रिक्स हो तो आप लोग वो भी बनाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट एक बैठक है जो शेरपा वाली बैठक हुई है। फर्स्ट शेरपा वाली जो बैठक हुई है, वो कहाँ पर हुई है? उदयपुर में हुई है, उदयपुर, ठीक है? फर्स्ट जो शेरपा वाली बैठक है वो कहाँ पर हुई है? उदयपुर में हुई है ना? चलिए, और भी कुछ जो बैठक है, जो पीडीएफ डलेगी मैं उसमें डाल दूँगी। आप लोग सारी बैठक एक बार अच्छे से पढ़ लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप नहीं भी पढ़ेंगे तो, है ना? वो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है उतनी, ठीक है? तो प्रथम शेरपा बैठक आप लोगों को याद रखना है। चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है शेरपा। शेरपा क्या है ना? शेरपा कौन थे इस बार के? आप लोगों को पता है इस बार के शेरपा कौन है? जल्दी से बताइए, जिन्हें भी पता हो शेरपा कौन है इस बार के बताइए। देखिए, इस बार के शेरपा हैं अमिताभ कांत। क्या नाम है इनका? अमिताभ कांत। अब आप लोगों को लगेगा कि ये नाम तो हमने सुना है ना? ये नीति आयोग के सीईओ, नहीं, पीयूष गोयल नहीं है, अमिताभ कांत हैं, ठीक है? पीयूष गोयल कैसे हो सकते हैं इसके शेरपा? अमिताभ कांत हैं। ये लोग शामिल होंगे, लेकिन अमिताभ कांत जो है इसके शेरपा हैं इस बार, है ना? हर कंट्री का अपना एक शेरपा है, ठीक है? तो अमिताभ कांत कौन है? नीति आयोग के, पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करना है आप लोगों को। क्लास एंड होने के बस 10-15 मिनट बाद आप लोगों को मिल जाएगा, है ना? ठीक है, G20 में, हाँ, G20 में हर कंट्री का अपना एक शेरपा है, ठीक है? हमारी कंट्री का शेरपा है अमिताभ कांत, ये नीति आयोग के सीईओ भी रहे हैं ना, नीति आयोग के सीईओ रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में चेंज हुए हैं। तो सीईओ कौन है? नीति आयोग के अमिताभ कांत रहे हैं, पूर्व सीईओ हैं ये अमिताभ कांत, जिन्हें शेरपा बनाया गया है। तो शेरपा क्या काम करता है? देखिए, हमारे पास जो पूरी साल भर की प्रेसिडेंसी थी, इसमें जितनी भी बैठक और जहाँ-जहाँ भी बैठक हुई है, उसका पर्यवेक्षण करता है ये शेरपा, ठीक है? तो मतलब आप मान लीजिए कि जितनी भी बैठक है सबका हेड कौन है? शेरपा है। कहाँ बैठक हो रही है, बैठक में क्या-क्या होना है, कौन-कौन सी बातें करनी है, ठीक है? उसका पर्यवेक्षण, कैसी-कैसी उसमें बातें हुई हैं, किस-किस टॉपिक पर बातें हुई हैं, ये सारी चीज़ों का पर्यवेक्षण कौन करता है? शेरपा करता है, ठीक है? शेरपा बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को नाम ध्यान में रखना है ना? अमिताभ कांत, पूर्व नीति आयोग के पूर्व सीईओ, ओके? चलिए,
चलिए, तो ये हमने देख लिया। ये फर्स्ट वाली जो बैठक है आप लोगों को याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शेरपा की बैठक उदयपुर में, ठीक है। चलिए, एक उदयपुर वाली याद रखिएगा और ये रोजगार कार्य समूह वाली याद रखिएगा, है ना। चलिए, और कुछ बैठक ऐसी हैं जो कि आप लोगों को नाम से ही क्लियर हो जाएंगी ना, जैसे वित्त वाली है या टेक्निक वाली है कोई, तो या डिजिटल वाली कोई है, तो वो कहाँ पर होगी, बेंगलुरु में होगी, है ना। इस तरीके से नाम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कुछ बैठक। तो आप लोगों के लिए ये जो हमने अभी पढ़ा आगे, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, और कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ आप लोगों को बताया। बहुत सारी बैठक है, आप लोगों से कवर नहीं कर सकते, है ना, किसी भी लेक्चर के लिए। आप लोग याद भी कर लेंगे तो बिल्कुल खिचड़ी बन जाएगा, क्योंकि फर्स्ट बैठक, सेकंड बैठक एक ही चीज की, जैसे ये रोजगार कार्य समूह है, इसकी पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, चौथी बैठक, कितना याद रखेंगे आप लोग, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को जनरली नहीं बनेगा। चलिए, देखिए, ये था आपका लेक्चर, है ना। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, बैठक बता दी, क्या क्या है। अब आप लोगों को मुझे क्या बताना है, आप लोगों को मुझे बताना है जो दो यूनियन शामिल है इसमें। पहला कौन सा है, ईयू, दैट इज यूरोपियन यूनियन। सेकंड है एयू, ये क्या है, अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। शॉर्ट में लिख रही हूँ, समझ में आ रहा है। चलिए, बात करते हैं हम ईयू, यूरोपियन यूनियन की, यूरोपियन यूनियन की। तो इसमें कितने कंट्रीज हैं, इसमें पहले 28 कंट्रीज थे, ठीक है, 28 कंट्रीज थे, लेकिन वर्तमान में 27 है। क्यों 27 है, इससे ब्रिटेन बाहर हो गया, ठीक है। आप लोगों ने ब्रेग्जिट करके सुना होगा, ये आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, ब्रेग्जिट, ठीक है। यूरोपियन यूनियन में पहले ब्रिटेन भी शामिल था, जिससे कि 28 कंट्रीज इसमें शामिल थी, लेकिन ब्रेग्जिट हो गया, मतलब ब्रिटेन, ब्रेग्जिट मतलब ब्रिटेन एग्जिट, ब्रिटेन एग्जिट, ठीक है। ब्रिटेन एग्जिट हो गया मतलब ब्रेग्जिट हो गया, तो ये 27 कंट्रीज इसमें बची है, ठीक है। 1993 में ये इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, यूरोपियन यूनियन का एस्टेब्लिशमेंट 1993 में हुआ था। 28 कंट्रीज थी, 27 हो गई हैं, ठीक है। कौन हटा, तो ब्रिटेन हट गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें, इसकी जो हेड है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, इसके जो अध्यक्ष है कौन है, तो इनका नाम है उर्सुला वॉन। ये अभी हाल ही में आई हुई थी, हमारे इंडिया आई हुई थी, न्यू दिल्ली, उर्सुला वॉन, ठीक है। इनकी अध्यक्ष है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये यूरोपियन यूनियन के बारे में आप लोगों को इतनी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि 28 कंट्री थी, 1993 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ब्रेग्जिट हो गया तो 27 वर्तमान में है, अध्यक्ष उर्सुला वॉन है। बात करते हैं ईयू की, बात के लिए अब हम अफ्रीकन यूनियन की बात करते हैं, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन, देखिए ये वाली जो चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये इस पीडीएफ में नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप लेक्चर देखें, आप छोटी सी डायरी या कुछ भी मेंटेन कीजिए, उसमें जो चीजें मैं नई चीजें आप लोगों को बता रही हूँ वो आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि सारी चीजें एक लेक्चर में देना वो नहीं हो पाता है, ठीक है, कंटेंट में देना नहीं हो पाता है, बाकी मैं आपको बोलकर बता सकती हूँ बहुत सारी चीजें, है ना। चलिए, आप लोग इसको एक बार मेंटेन कर लीजिएगा। ईयू और एयू के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। अफ्रीकन यूनियन का स्टैब्लिशमेंट होता है 1963 में। कब होता है, 1963 में इसका स्टैब्लिशमेंट होता है। इसमें 55 कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज कितनी है, 55 मेंबर कंट्रीज है। 1963 में स्टैब्लिशमेंट, 55 मेंबर कंट्री, इसका हेडक्वार्टर भी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, चलिए मैं पैन चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को समस्या ना हो, ना। इसके लिए हम दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग इसमें समझ पाए कि अफ्रीकन कौन सा है और यूरोपियन कौन सा है, ठीक है। ये वाला जो है हम इसकी बात कर रहे हैं, ये है हमारा अफ्रीकन यूनियन। 1963 में स्टेब्लिश हुआ, 55 मेंबर कंट्रीज है। इसका हेडक्वार्टर है अदिश अबाबा, अदिश अबाबा, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अदिश अबाबा, दैट इज कैपिटल ऑफ इथियोपिया। इथियोपिया की कैपिटल है अदिश अबाबा, जहां पर अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है, ठीक है।
ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। आप लोग मुझे जल्दी से बताइए कि इसके जो हेड हैं वो कौन है, इसके हेड कौन है? देखिए, दीप तो जो है हमें ना ये पढ़ना है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें कि G20 से आप लोगों को कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है ना। यदि मैं आप लोगों को बता दूं कि चलिए 18th एडिशन है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, कहाँ कहाँ पर हुआ है, इससे भी डीप चीजें हैं, है ना, जो भूमिया जी, इससे भी बहुत सारी डीप चीजें हैं जो कि मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ। इतनी चीजें तो आप लोगों से पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। किसी भी आप एग्जाम में बैठ जाइए, या आप आपके आरपीएफ का एग्जाम ले लीजिए, कहीं ना कहीं से आप लोगों से ये चीजें पूछेगी, इसलिए मेरे को आप लोगों को ये सारी चीजें बताना पड़ रहा है। यदि आप लोग बोले तो मैं ऊपर ऊपर भी पढ़ा सकती हूँ, है ना। और हो सकता है आप लोग तो फिर न्यूज भी देखते हैं, न्यूज में तो सारी चीजें मिल जाती हैं कि कहाँ हुआ, कौन सा एडिशन था, कौन सी कंट्री प्रेसिडेंट। इतनी ही चीजें बता दूंगी तो आप लोगों का 20 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाएगा, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को इतनी सारी चीजें मिल जाए इस लेक्चर में कि आप लोग जो भी क्वेश्चन आए आप लोग उससे अच्छे से कर पाए, है ना। यदि हम G20 इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उससे कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, ठीक है। चलिए, बस ये लगभग इतना ही है ना। चलिए, किसके बारे में बात कर रहे थे हम? अफ्रीकन यूनियन के बारे में बात कर रहे थे। एस्टैब्लिशमेंट 1963, 55 मेंबर कंट्रीज, अदिश अबाबा में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन के जो हेड हैं, हाँ वही, ठीक है। थोड़ा डीप भी इसलिए जरूरी है, देखिए आप लोगों को पता है ऊपर ऊपर तौर पे जो अदर सब्जेक्ट हैं, जो थोड़े से हेवी सब्जेक्ट हैं, लाइक पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसमें आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ऊपर ऊपर पूछ लेता है ना, बहुत ज्यादा डीप में नहीं पूछता है, लाइक पीसीएस टाइप नहीं पूछता है। लेकिन ये जो जैसे G20 आप लोगों को पता है करंट का है, ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत बेसिक है, ये बिल्कुल भी डीप नहीं है ना। तो थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। चलिए, और इसका बाहर का कुछ भी नहीं है, आप लोगों को पता है अफ्रीकन यूनियन आपसे पूछ लेगा, नया जुड़ा है, नया जुड़ा है तो इसकी पूरी हिस्ट्री पूछ सकता है आपसे, हम तो केवल मोटे मोटे तौर पर पढ़ रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी था, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है ना। चलिए, बात करते हैं हम आगे, देखते हैं हम अफ्रीकन यूनियन के जो हेड हैं वो कौन है। अफ्रीकन यूनियन के हेड, इनका नाम है अजाली, अजाली ओस्मानिया, ठीक है। अजाली ओस्मानिया इनका नाम है। तो ये दोनों के हेड का नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है, ओके। और दोनों में कितनी मेंबर कंट्रीज है, कब स्टैब्लिश हुए, क्योंकि ये दोनों यूरोपियन यूनियन और जो अफ्रीकन यूनियन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अफ्रीकन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी इसी साल ही ये ऐड हुआ है ना। अब ये क्या हो गया है, G21 हो गया है, ठीक है। चलिए, तो ये आज का लेक्चर था हमारा। अब कुछ एमसीक्यूज हम सॉल्व कर लेते हैं, कुछ 8-10 एमसीक्यूज हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि देखते हैं कि हमने कितना पढ़ा है, कितना चीजें गेन की है, कितनी चीजें हमसे बन रही है ना। आई होप आप लोगों को सारी चीजें बन जाएगी, और कुछ जो मैंने नहीं पढ़ाया तो हो सकता है आप लोगों को इस एमसीक्यूज में मिल जाए। चलिए, बात करते हैं। बिल्कुल मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगी, ऑप्शंस बताऊंगी, आप लोगों को फटाफट से आंसर करने हैं। क्वेश्चन है, G20 सम्मेलन नई दिल्ली में किस तारीख को आयोजित किया गया? ऑन विच डेट वाज द G20 कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली? ऑप्शंस आप लोगों को पता है, बिल्कुल आंसर बता दीजिए, ठीक है। 9 से 10, 8 से 10, 7 से 10 या 7 से 11, क्या आंसर होगा? जल्दी सभी सभी लोग करें, आप लोग देखिए आंसर करेंगे तो आप लोगों से क्वेश्चन बिल्कुल छूटेगा नहीं। ओके, बिल्कुल ए बिल्कुल ठीक आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। 9 से 10 सितंबर को न्यू दिल्ली में G20 की समिट हुई, है ना, जो कि 18th एडिशन था, ओके, 18th एडिशन था। अगली प्रेसिडेंसी किसकी? तो ब्राजील की, अगली प्रेसिडेंसी ब्राजील की 2024 में, राइट। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आयोजित G20 सम्मेलन में कितने देश को आमंत्रित किया गया? हाउ मेनी कंट्रीज आर इनवाइटेड टू दी G20 कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंडिया? ऑप्शन 6, 9, 11, 12, जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, 9 कंट्रीज हैं। देन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 9 कंट्रीज को हमने इनवाइट किया है,
और जो हमारी परमानेंट मेंबर कंट्री है इनवाइटेड वाली, वो कौन सी है, जल्दी से बताइए। परमानेंट वाली कौन सी है, आमंत्रित सदस्य जो कंट्री है कौन सी है, दैट इज स्पेन, है ना। चलिए ठीक है, स्पेन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित हो रहे G20 सम्मेलन के आयोजन स्थल का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ वेन्यू ऑफ द G20 कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली? ऑप्शंस भारत नागरम, ऑप्शन बी भारत मंडपम, ऑप्शन बी भारत कुंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे फटाफट आंसर आने चाहिए। देखिए, टॉपिक पढ़ने का जो मतलब, यदि मैं आप लोगों को केवल वन लाइनर पढ़ाते जाऊं तो क्या आप लोग आंसर कर पाएंगे फटाफट? नहीं ना, बिल्कुल फटाफट आंसर बिल्कुल नहीं हो पाएंगे जैसे अभी हो रहे हैं। तो जो थोड़ा डीप पढ़ाने का था वो यही था मेरा मोटिव, है ना। तो जो आंसर क्या है, भारत मंडपम, है ना। आप लोगों ने न्यूज में कई बार इसके बारे में सुना होगा। भारत मंडपम, जहां पर G20 का आयोजन स्थल का ये नाम है, यहाँ पर हुआ है। आप लोगों को पता है, एक नटराज की मूर्ति, दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति 28 फीट यहाँ पर बनाई गई है, ठीक है, या फिर बन रही है शायद, जो भी है। 28 फीट की नटराज की मूर्ति बनाई जा रही है ना। आप लोगों ने देखा होगा, जो डांस, जो क्लासिकल डांस होता है उसमें कई बार नटराज की मूर्ति दी जाती है ना। नटराज की मूर्ति आप लोगों को पता होगा, तो वो यहाँ पर बनाई जा रही है ना। कितने फिट है, दुनिया की ऊंची है तो कितने फिट है, 28 फिट है। ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कहां पर, प्रगति मैदान, दिल्ली के प्रगति मैदान में। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है, मोदी जी ने कोणार्क चक्र के मेहमानों का, कोणार्क चक्र के सामने है, ठीक है, यहाँ पर ये तो कुछ थोड़ा सा मिस हो गया है। कोणार्क चक्र के सामने मेहमानों का स्वागत किया। चक्र का निर्माण किस शासक ने करवाया था? मोदी जी वेलकम द गेस्ट इन फ्रंट ऑफ कोणार्क चक्र, विच रूलर गॉट द चक्र बिल्ट? आप लोगों को बताने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन बिल्कुल आंसर बता दीजिए फटाफट। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम प्रथम ने कोणार्क का जो चक्र है ना, कोणार्क सूर्य टेम्पल, उनका उसका निर्माण करवाया था, जिसे हम ब्लैक पेगोडा बोलते हैं। आप लोगों को पता है व्हाइट पैगोडा किसे बोलते हैं? जल्दी से बताइए। ब्लैक पैगोडा हम इसे बोलते हैं, तो व्हाइट पैगोडा हम किसे बोलते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो ब्लैक पैगोडा हो गया उड़ीसा के अंदर कोणार्क, ठीक है, कोणार्क, है ना। सेकंड, व्हाइट पैगोडा की हम बात करते हैं, तो व्हाइट पैगोडा जो है वो हम उसे बोलते हैं जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर जो कि उड़ीसा में ही है, इसे हम व्हाइट पैगोडा के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये दो नए फैक्ट आप लोगों को मिल गए हैं, बिल्कुल इसे याद रखिएगा, या कहीं पर किसी डायरी में आप लोग मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया है? मैंने आप लोगों को अभी बताया है, इटली, जापान, यूएसए और भारत। जल्दी से बताएंगे। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, इंग्लिश में बताऊं मैं आप लोगों को? ग्लोबल बायोफ्यूल, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। अब बता दीजिए जल्दी से, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का शुभारंभ किसने किया है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इंडिया। इंडिया ने अभी पेट्रोल में पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल मिलाने की बात कही है, ठीक है। यही है जैव ईंधन गठबंधन, है ना। चलिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे होराइजन साइंस प्रोग्राम, रिसर्च प्रोग्राम का संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं अफ्रीका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका। जल्दी से आंसर करेंगे। हो सकता है ये थोड़ा सा नया लगे आप लोगों को। होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम, एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है ना। इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यूरोप। जो यूरोपियन यूनियन है ना, इसने स्टार्ट किया है क्या? होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम। ये साइंस से रिलेटेड कुछ रिसर्च प्रोग्राम है जो कि यूरोपियन यूनियन ने स्टार्ट किया है, ठीक है। कब से कब तक? देखिए 2021 से 2027 तक ये रहेगा, है ना। 2021 से 2027 तक ये प्रोग्राम चलने वाला है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत प्रथम शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई? द फर्स्ट शेरपा मीटिंग अंडर इंडिया G20 चेयरमैनशिप हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? ऑप्शंस जोधपुर, कानपुर, उदयपुर, नई दिल्ली। जल्दी से बताएंगे आंसर। प्रथम शेरपा बैठक, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट बैठक है, शेरपा की है तो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी के साथ बिल्कुल चले जाइए आप लोग, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उदयपुर। उदयपुर में प्रथम शेरपा बैठक हुई है, ठीक है। और जोधपुर में कौन सी हुई है? जोधपुर में हुई है प्रथम रोजगार कार्य समूह की बैठक, है ना, रोजगार कार्य समूह की बैठक यहाँ पर हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत ने G20 मीटिंग में इनमें से किस संस्था भारत ने G20 मीटिंग में इनमें से किस संस्था को आमंत्रित किया, ये ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। इंडिया इनवाइटेड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस, अभी तक हम कंट्रीज की बात कर रहे थे तो, है ना, 9 कंट्रीज को इनवाइट किया था, अब ऑर्गेनाइजेशंस पूछ रहा है, ठीक है, टू दी G20 मीटिंग। ऑप्शंस ISA, CDRI, ADB एंड ऑल ऑफ दीज। व्हाट विल बी द राइट आंसर, जल्दी से बताइए। ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। CDRI एक क्लाइमेट चेंज वाली भी है और एक ड्रग्स कंट्रोल वाली भी है, ठीक है। अभी कौन सी CDRI है वो देख लेंगे एक बार। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहा है, 1966 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। देन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये तीनों जो हैं और इससे रिलेटेड और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस मीटिंग में शामिल हुई थी, ठीक है। WTO, WHO, ये सारे सभी के हेड इसमें शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था को भारत ने G20 के सहमति से G20 समूह में सदस्यता प्रदान किया? To which organization did India provide membership in the G20 group with the consent of the G20? ऑप्शंस है अफ्रीकन यूनियन, आसियान, EAS और इनमें से कोई नहीं। किसे G20 में शामिल किया गया है, जो तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है, जो कि अब G21 बन गया है, ठीक है, G21 बन गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है आसियान, आसियान के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आसियान के बारे में आप लोगों को पता है, आसियान में कितने मेंबर हैं? आसियान में अभी तक 10 थे, अब 11 मेंबर हो गए हैं, है ना। आसियान के बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नई दिल्ली डिक्लेरेशन में कितने मुद्दों पर आम सहमति बनी, है ना। On how many issues was consensus reached in the New Delhi Declaration? ऑप्शन है 75, 73, 74, 100। आंसर करेंगे। कितने मुद्दे थे या फिर आर्टिकल्स बोल सकते हैं आप, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से आंसर करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 73 इज द राइट आंसर, 73, है ना, बी इज द राइट आंसर। मैंने आप लोगों को बताया 73 इसमें ऐसे आर्टिकल्स थे या मुद्दे थे जिस पर दिल्ली डिक्लेरेशन में बात की गई है, ठीक है। ये था आज का आप लोगों का सेशन, इतने क्वेश्चंस हमने कर लिया। देखिए आप लोगों ने इतना सारा चीजें पढ़ी, इस वजह से आप लोगों ने एकदम फटाफट आंसर किया, है ना। तो यही होता है, यदि आप कॉन्सेप्ट वाली चीजें पढ़ लेते हैं ना, तो आप लोग एकदम चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए। अब आप लोग G20 में कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो लोगो से हो, चाहे वो इसके मेंबर कंट्रीज से हो, चाहे ये यूनियन से हो, तो आप लोग गलत कर पाएंगे क्या? नहीं ना। आप लोगों को मैंने सारी चीजें बता दी A to Z, इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। कुछ समिट यदि आप लोगों को पढ़नी है तो आप लोग और भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल समिट्स, लेकिन वो आप लोगों से पूछी नहीं जाएगी, है ना, ठीक है। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी बता दीजिए, एनी इश्यूज? सारा कुछ समझ में आया आप लोगों को? ऐसी कोई चीज इसमें जो समझ में नहीं आई हो? ट्रायो का मैंने आप लोगों को बताया, है ना, मेंबर कंट्रीज, और हेडक्वार्टर तो उसका कहीं पर भी नहीं है, प्रेसिडेंसी रोटेशनल टाइप से चलती है ना। ये सारी चीजें थी
एस्टैब्लिशमेंट ईयर्स बताए मैंने आप लोगों को। G20 के लोगो के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें देयर इज 4 कलर्स इन G20's लोगो, ठीक है। देखिए, और ये इसका जो लिखने का तरीका है, पहले तो भारत देवनागरी लिपि में लिखा है, फिर 2023 और फिर इंडिया, ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। G20 के बारे में आप लोगों को बता दिया मैंने। इसमें अर्थ का एक चित्र बना हुआ है और एक जो कमल लोटस की पंखुड़ियां बनी हुई है ना? ओके। अंजू जी, बिल्कुल उसमें आप लोगों को जो मैंने बताया उसमें कुछ इंग्लिश में भी है ना? जैसे कि थीम्स हैं और जो एडिशंस हुए हैं वो कुछ इंग्लिश में है ना? तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और ये जो हिंदी वाली चीजें हैं, जैसे स्थापना, हेडक्वार्टर्स, जो हेड, ये सारी चीजें तो आप लोगों को समझ में आ ही जाएगी, है ना? इतनी इंग्लिश तो आप लोग जानते ही हैं, हिंदी आप लोग जानते ही हैं, है ना? तो बस यही सारी चीजें थी, इसमें ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, और है ना, बाकी सारी चीजें मैंने कंप्लीट कर दी है। क्वेश्चंस हमने कुछ एमसीक्यूज देख लिए हैं। अब इससे आपका कोई भी क्वेश्चन यदि आता है तो बाहर नहीं जाएगा, और डेफिनेटली इस टॉपिक से क्वेश्चन बनने हैं, है ना? तो चलिए, ये था आज का आप लोग का लेक्चर। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट जो भी आप लोगों की क्लास रहेगी, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मे बी शायद बायो की क्लास आप लोगों की रह सकती है, ठीक है? बहुत दिन से बायो की क्लासेस हम नहीं लिए हैं, तो बायो की क्लास रहेगी नेक्स्ट आप लोगों की। आज नहीं, जो भी डे रहेगा, ठीक है? मे बी परसों हो सकती है, ठीक है? चलिए, ठीक है, तो क्लास को एंड करें? चलिए। चलिए, ठीक है। ओके, बिल्कुल आप सभी का भी धन्यवाद, बिल्कुल साथ देने के लिए हमारा, है ना? क्लास में बने रहने के लिए और देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।